हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी सीवर। आज हम करेंगे सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के, वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं, उसी का आज हम कवर करेंगे। ठीक है, कल एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और बाकी का नोट्स आज हम करेंगे। सीटेट में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं पर्यावरण अध्ययन में, तो ये एनसीईआरटी बुक से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बुक का आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए करते हैं। पाठ 11 में दिया गया है फुलवाड़ी। ठीक है, हो सके तो आप लोग सभी कोई नोट्स करते चलेंगे, अच्छा रहेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहाँ? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फूलों की घाटी है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहलाती है उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी कि यह जो पेंटिंग देख रहे हैं आप लोग, इस पेंटिंग के बारे में यह दिखाया गया डिजाइन मधुबनी कहते हैं। डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नोट्स करते चलेंगे। यहाँ दिखाए गए डिजाइनों को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? ठीक है, क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। त्यौहार और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और छत और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ये मधुबनी पेंटिंग है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है, खाए भी जाते हैं फूल। तुमने फूलों को कहाँ इस्तेमाल देखा है? तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं। बहुत से फूलों की सब्जियां बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। उत्तर प्रदेश में जो है कचनार की सब्जी बनाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे बताया गया है केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। कौन ये करती है? यामिनी अपने अम्मा से, मतलब माँ से फरमाइश करती है, माँ कि मुझे केले के फूलों की सब्जी खानी है। ठीक है, और नेक्स्ट ये पूछा गया है महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूल की पकौड़े बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कचनार की सब्जी वे उत्तर प्रदेश में खाया जाता है, केले के फूल की सब्जी केरल में खाया जाता है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े खाना बहुत पसंद है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि देख लीजिए तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये दवाइयों में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और, ये सारे के सारे जगह यूज होते हैं। और यह देखिए खुशबू और रंग बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये दादी और पोती है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है
तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खे के बारे में तो सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए नुस्खा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बताया जा रहा है, दादी माँ का नुस्खा। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर ले। इनमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल में सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। ठीक है, तो आप लोग करके देखेंगे। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या तुम कभी इत्र की शीशी खुलने पर खुशबू का मजा लिया? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाके से ट्रक में भर कर फूल लाए जाते हैं। फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस नाम के हजारों लोग लगे हुए हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था 24 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर 1 में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था ये क्वेश्चन कि कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है। तो ये इत्र के लिए फेमस है। ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अध्यापक के लिए बच्चों को नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र ढूंढने के लिए कहें। बच्चों को बताया कि इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी यह भी बताया गया कि अध्यापक के लिए है ये, बच्चों के नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों को अलग अलग गुण जैसे रंग, पत्तियाँ, गुच्छेदार या खुले इत्यादि के आधार पर समूहीकरण करने में मदद करें ताकि वो उसके प्रति संवेदनशीलता से उसे जान सके, परख सके। ठीक है, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लें, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। हम आपको ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। देखिए, पाठ 12 में दिया गया है कैसे कैसे बदले घर। तो चलिए कैसे कैसे बदलते हैं घर देख लेते हैं थोड़ा। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। समझो लगभग 60 साल पहले। तो 60 साल पहले, अभी 9 साल, मतलब 9 साल का था और 60 साल पहले, तो टोटल हो गया 59 साल की बात ये हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है उस समय डेरा गाजी खान में रहते थे। हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह कहाँ पे है? तो पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा सीटेट में पूछा जाएगा कि गाजी खान कहाँ पे है? तो गाजी खान पाकिस्तान में है। ठीक है, यह क्वेश्चन यह भी आता है कि लकड़ी को दीमक न लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम में बिछा दी जाती है। मतलब लकड़ी में दीमक और लकड़ी में दीमक ना लगे, इसके लिए किस लकड़ी का उपयोग करते थे? तो नीम का और कीकर की लकड़ियों का उपयोग करते थे पहले। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है, सोहना गांव हरियाणा में है। कहाँ है? सोहना गांव हरियाणा में है। ठीक है, बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने के लिए कहें। शिक्षक जो होंगे वो बच्चों को नक्शा में ढूंढने के लिए कहेंगे। उनका ध्यान इस ओर दिलाया जाए कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल हुई थी। आसपास मिलने वाली इन चीज़ों को और उनके इस्तेमाल
पर कक्षा में चर्चा करें। सोहना गांव कहाँ पे है? क्वेश्चन में पूछा जाता है सोहना गांव कहाँ है? तो यह आप लोग लगाते हैं हरियाणा। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि दिल्ली जाकर बस गया, अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। किसका? नई नई चीज़ें में मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वो दिल्ली जाकर बस गया, अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। सोहना कहाँ पे है? हरियाणा में, जो कि अभी भी बताए हैं। ठीक है। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम पड़ता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कहाँ से? हरियाणा से दिल्ली के रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है? तो ये गुरुग्राम पड़ता है। ठीक है। जान लीजिए एक बार और फिर से। सोहना कहाँ है? सॉरी, गजी खान कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। सोहना है हरियाणा में। ठीक है। आप लोग इसको याद रख लेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, पानी का उपयोग कहाँ होता है? तो यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ से नदी बहती है वहाँ के किनारे पास बसे हुए गाँव और शहरों के लोग नदी का पानी का अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। जैसे कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, बर्तन धोना। इन सब के कारण नदियों से ही शुरू थी, वैसे ही नहीं रही। नदी का पानी जैसे शुरुआत से आगे बढ़ा वैसे लगातार बदलता रहा। ऐसे ही कारणों से तालाबों और झीलों का पानी भी गंदा हो गया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछेगा, बताते हैं कि तुम जो पानी पीते हो वह कहाँ से आता है? किसी नदी या तालाब से। क्या उस तालाब या नदी के साथ भी वही हो सकता है जो चित्र में नदी के माध्यम से दिखाया गया है? क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कई चीज़ हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। कौन? पानी में। इसलिए पानी पीने से पहले पानी को साफ़ करना ज़रूरी है। क्वेश्चन आएगा, पानी पीने से पहले साफ़ करना ज़रूरी है, क्यों? तो पानी को साफ़ करने से सबसे अच्छा तरीका यह है कि पानी को उबालना। ठीक है। अगर किसी कारण से यह करने में कठिनाई हो तो तुम पानी को साफ़ करने का कोई और तरीका सोच सकते हो। उसमें क्या डालेंगे? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या डालेंगे। फिटकिरी डालकर उसको साफ़ कर लेंगे। ठीक ना। आ गया पार्ट 14। पार्ट 14 में दिया गया है बसवा का खेत। ठीक है। आप हमारे यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं आमोद एकेडमी सीवर, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको किसी को पीडीएफ लेना है, एनसीईआरटी का नोट्स लेना है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है। और ये पीडीएफ लेना है तो भी आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक ना। ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि मैं कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता हूँ। कौन? बसवा हो जो है, एक व्यक्ति है, वो कहाँ रहता है? कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछेगा सो यहाँ पर देख लीजिए, वेलवनिका गांव में रहता है, वो गांव किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। ठीक है। एक जानकारी यह भी है, खेती का हुनर देख लीजिए। खेती का हुनर जो है, ठीक है, अप्पा इस बार भी खेत में प्याज की बीज बोएंगे। ठीक है। अप्पा मतलब पप्पा, पापा। ठीक है। अप्पा लिखा हुआ है, ये केरल में बोला जाता है अप्पा। कहाँ में? केरल में।
ठीक है। उसके बाद जो है बैल कुरिंगों को खींचते जाएंगे। कुरिंगों का मतलब होता है हल। जैसे कि यहाँ पे हल का हम एक दृश्य बना रहे हैं। देखिए ऐसे ही हल होता है, ऐसे बैल के रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हल है रखा हुआ है ना बैल के ऊपर। अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे किसान जो है हल के पीछे पीछे बीज डालते चलेंगे। चलिए एक जानकारी और, यहाँ पे देखिए ये प्याज, प्याज की फसल जो है प्याज हो गई हुई है। यहाँ पे बता रहा है बहुत मोटे प्याज निकले, घर में सभी बहुत खुश हुए। अम्मा और छोटी माँ इलिंगो, इलिंगो का मतलब हंसुआ, जो देख रहे हैं इलंगो के मदद से प्याज को पौधे से अलग कर रही है, ठीक है। आ गया पार्ट 16, चूचू करती आई चिड़िया। चलिए चूचू करती आई चिड़िया को देख लेते हैं, कहाँ से आई, क्या लाई। चलिए कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। ये हमारे फाख्ता चिड़िया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं फाख्ता। दोपहर के ठीक 3 बजे आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखेरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षी ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है, ठीक है। कुछ पक्षी जो है अपना घोंसला बना लिए हैं। कुछ घोंसले में अंडे से बच्चे निकल आए हैं। इन नन्हे बच्चों को माँ बाप इन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ खिलाने में व्यस्त है, ठीक है। ये लोग मतलब चिड़िया सब घोंसला क्यों बनाते हैं, वो अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है, गिज्जू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुजरात के रहने वाले थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानी पत्र लिखते थे। कौन, गिज्जू भाई बधेका। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र के आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों अपने आसपास के पक्षी को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें, ताकि उनके प्रति वो संवेदनशीलता से उनकी बात को रखी जा सके। गिज्जू भाई बधेका ये गुजरात के रहने वाले थे। आप लोग नोट्स करते चलिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। एक और अहम जानकारी, गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में किलचिड़ी, कलचिड़ी मतलब इंडियन रोबिन ने अंडे दिए। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह भी दिखाई। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसले घास के बना है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। किलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। किलचिड़ी का घोंसला कैसा होता है, सीटेट में पूछेगा तो आप लोग आंसर करेंगे कि उनका जो घोंसला होता है उसमें जो होती है पौधे की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा होता है। किनका, इंडियन रोबी मतलब कलचिड़ी। हम लोग देख रहे हैं ना कलचिड़ी, ये पत्थरों के बीच सड़क के किनारे ये घोंसला बनाती है, ठीक है। चलिए कुछ कौवे के बारे में भी जान ले। किलचिड़ी कौवे जैसे नहीं है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की सखाई जैसी चीज़ भी होती है। एक कौवा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पक्षी अपने बच्चों को क्या खिलाता है, तो यहाँ पे देखिए शायद कुछ छोटे कीड़े होंगे, ठीक है।
कुछ देर बाद किलचिरी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद वो छोटे कीड़े मकोड़े होंगे। ठीक है, बच्चे मतलब चिड़िया के बच्चे अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं? तो कीड़े मकोड़े खिलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए यह भी जान ले, ये हमारे कोयल है। तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, सभी जानते हैं, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। यह क्वेश्चन जो आया हुआ था कोयल के बारे में, उसमें 24 दिसंबर 2021 को यह क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में आया हुआ था। इंडियन रोबिन के बारे में और कोयल के बारे में, ठीक है, आया हुआ था क्वेश्चन 24 दिसंबर को। यहाँ पे पूछा गया था, ठीक वैसा ही लिखा गया है यहाँ पे टोटल के टोटल, कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वे कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कौवा उससे अंडा को अपना अंडा समझकर उसे सेता है। सेम यही आया हुआ था। ठीक है, आप लोग देख लीजिए बारीकी से। एक क्वेश्चन ऐसा भी है, नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है, पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मढ़ों में। गौरैया आमतौर पर घर आसपास में दिखाई देती है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। ठीक है, बस इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो ये कौन बनाता है यहाँ पे बताया गया था। यह क्वेश्चन भी आया हुआ था 24 दिसंबर को। दो 2021 सीटेट पेपर 1 में 24 दिसंबर को, ठीक है, आया हुआ था कि घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडहरों में। कौन? ये कबूतर है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कौन? बसंत गौरी। और यहाँ पे दिया गया है, ये दार्जिन चिड़िया है, जो कि आप सभी देख रहे हैं। 2 पत्तों को आपस में सीलकर ये अपना घोंसला बनाता है दार्जिन चिड़िया, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। आइए थोड़ा देख लेते हैं। दार्जिन चिड़िया का तो जैसे नाम वैसे काम, वह अपनी नुकीली चोंचों से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। किसका? दार्जिन चिड़िया का। ये सीटेट पेपर 1 में आया हुआ था 24 दिसंबर को। दार्जिन चिड़िया के बारे में, कोयल के बारे में और इंडियन रोबिन के बारे में। ठीक है, ये सब आया हुआ था क्वेश्चन। आइए इसके बारे में भी जान ले, शक्कर खोरा के बारे में। ये शक्कर खोरा के भी आया हुआ था क्वेश्चन 24 दिसंबर 2021 को पेपर 1 में आया हुआ था। पूछा गया था कि शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो ये शक्कर खोरा बनाता है। ठीक है, शक्कर खोरा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से सीटेट एग्जाम में कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो शक्कर खोरा। कोयल अपना घोंसला बनाती है या नहीं बनाती है, तो नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और दार्जिन चिड़िया, तो दार्जिन चिड़िया का होगा कि वो आपस में 2 पत्तों को सीलकर अपना घोंसला तैयार करती है। इंडियन रोबिन
तो इंडियन रोबिन वे सड़क के किनारे दो पत्थरों तीन पत्थरों मतलब पत्थरों के बीच, ऐसा नहीं दो तीन पत्थरों नहीं, पत्थरों के बीच वो अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है। घोंसला किस लिए बनाती है? तो घोंसला अंडे देने के लिए बनाती है। चलिए आया बीवर पक्षी। बीवर पक्षी के बारे में थोड़ा जान ले। ये बीवर पक्षी है, सॉरी बीवर पक्षी का घोंसला है। बीवर पक्षी जो होता है, ये पक्षी है। बीवर पक्षी जो होता है, यह पक्षी अपने मादाएं के लिए घोंसला बनाती है, बनाता है, सॉरी बनाता है। उसमें मादाएं दो तीन घोंसला बनाती है। बनाने के बाद मादाएं उस घोंसला को चूज करती है, पसंद करती है। जो घोंसला उसमें सबसे अच्छा लगता है उसी घोंसला में वह रहती है। तो जैसे कि बीवर पक्षी के बारे में थोड़ा जाने। देखो, क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीज़ों का से बनता है? घोंसला में बाल, बारीकी घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी की जाली भी होती है घोंसला में। पक्षी के जो घोंसला होता है उसमें सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। घोंसला में मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसला की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था। ठीक है, अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसको काम भी क्या होगा? खाना और सोना। बीवर पक्षी। चलिए बीवर पक्षी के बारे में थोड़ा जान लें। यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में बात जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, जैसे कि हम अभी बताए हैं। मादाएं बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, ठीक है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है, जैसे कि अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही बताया है, उनमें ही वह अंडे देती है। कौन? नर या मादा? मादा बीवर पक्षी। ठीक है, चलिए यह भी जान ले थोड़ा। एक पक्षी ऐसा भी जिसकी दुम पर पैसा। सिर से दुम तक देखो नीला ही नीला, संकेत जो है हमारे राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक, मोर का। चलिए थोड़ा घोंसला भी देख ले। ये घोंसला है टहनियों पर, इसमें कुछ अंडे दिखाई दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण नोट्स तैयार कीजिएगा आप लोग। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ के उड़ जाते हैं। ठीक है, आप नोट्स कर लीजिएगा। नोट्स या नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे पीडीएफ एनसीईआरटी नोट्स ले सकते हैं। आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, या आप लोग खुद से बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट्स करते चलेंगे। केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, ये नोट्स कर लीजिएगा। चलिए कुछ पैर के बारे में जान जाए। पक्षियों के पैर के पंजे जैसे काम वैसे पंजे। ये जो पंजे देख रहे हैं पानी में तैरने के लिए है, जैसे बत्तख को होता है। टहनियों को पकड़ने के लिए है ये पंजे। ये पंजे जो है शिकार को फाड़ने के लिए है, जैसे चीलबाज, गीध। और ये पंजे जो देख रहे हैं पैर पर चढ़ने के लिए है, और ये पंजा ज़मीन पर चलने के लिए। ऐसे ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लिए हैं। चलिए कुछ पक्षी के चोंच के बारे में समझ ले। पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच। इसका जो चोंच देख रहे हैं मांस चीरने फाड़ने के लिए इसका चोंच है। ये चोंच देख रहे हैं लकड़ी में छेद करने के लिए है। इनका जो चोंच देख रहे हैं फूल की रस चूसने के लिए है। ये देखिए कीचड़ में छानबीन कर के कीचड़ खोद कर निकालने के लिए है, कीड़े खोद कर। इनका चोंच देखिए बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए है, और इनका चोंच कौवा का काटने के लिए है। चलिए यह भी जान ले जानवर के दांत।
तुमने देखा होगा कि जानवर के दांत अलग अलग तरह के होते हैं, देखे होंगे। जैसे ये गाय है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। किस चीज़ को? पत्तों को काटने के लिए। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। क्वेश्चन में बार बार पूछा गया हुआ है कि गाय के दांत आगे से काटने के लिए किसका दांत होता है, तो ये गाय के दांत होगा। और पीछे से चपटे हुए रहते हैं और बड़े बड़े होते हैं, ये किनका दांत है, तो गाय का दांत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बिल्ली की दांत किस काम को आती है, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। यह भी जान लीजिए, सांप के दांत होते हैं नुकीले, पर वह अपने शिकार चबाकर नहीं खाता, बल्कि पूरा के पूरा निगल जाता है। सांप के दांत जो होता है नुकीला होता है, पर वह अपने शिकार दांत से चबाकर नहीं खाता, वो सीधा निगल जाता है। गिलहरी के बारे में जान लीजिए। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते रहते हैं। नहीं अगर करेंगे तो इसका दांत बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे इसे खाने में कठिनाई होगी, इसलिए हमेशा ये कुतरते रहते हैं। पार्ट 17 बताया गया है नंदिता मुंबई में। चलिए मुंबई चलते हैं घूमने, आइए सभी कोई चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सबसे ज़्यादा भीड़ वाली स्टेशन कौन से हैं, तो ये मुंबई है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई देंगे मुंबई में। मुंबई में सबसे दिक्कत किस चीज़ का है, तो खाना रहना, ये दोनों का बहुत दिक्कत होता है वहाँ पे। और पानी पीने के लिए भी काफ़ी दिक्कत होती है मुंबई में। पार्ट 18 में दिया गया है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो पानी के बारे में जानते हैं। मुंबई से तो घूम लिए, क्या क्या दिक्कत है वहाँ पे। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था, वहाँ खाने का दिक्कत था, पानी पीने का दिक्कत था, रहने का भी दिक्कत था मुंबई में। अब आ गए पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। यह जान लीजिए बाजार गांव। बाजार गांव कहाँ स्थित है, तो ये बाजार गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। आप लोग इसको नोट्स बनाते चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बनाए, अच्छा होगा आगे के लिए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग नोट्स करते चलेंगे। कफ परेड कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। नोट्स करते चलेंगे, आगे काम देगा। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग नोट्स करेंगे। क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं, उल्टियाँ हुई है, तब क्या हुआ था? जब दस्त लगे हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें ताकि ये आपको ORS का काम करे और आपके शरीर में एनर्जी बना रहे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक गिलास पानी, पीने का पानी उबाल कर ठंडा करो, उसमें एक छोटा चम्मच से शक्कर घोलो। ठीक है। चुटकी भर नमक डालो। ठीक है। इस घोल को चख कर देखो, इसका स्वाद हमारे आंसू के स्वाद से ज़्यादा नमकीन ना हो, तब जा कर के ये पानी को पीजिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, आपको भरपूर एनर्जी देगी। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जानकारी, बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब घोल पिलाते रहो। ठीक है। साथ में हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी होता है।
बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जैसे घरेलू भी हो सकती है, लेकिन लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी न रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सलाह लीजिएगा डॉक्टर से। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग नोट्स करते चलेंगे। कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई। ठीक है, ठीक। बारिश के दिनों में ही कुआं में पानी रहता था। ठीक है, पिछले 3 सालों से बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया। कितना? 3 सालों से सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए और न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। ठीक है, बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। कहाँ पे? ये कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक के हुलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुआंों में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहाँ सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, न खेती के लिए, न पीने के लिए, न ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। ये नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इस नोट्स में क्या बताया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं। आगे बताया जा रहा है, गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोग ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चों भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम भीमा संघ है। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, कर्नाटक में जो बच्चों की पंचायत है उसका नाम क्या है? भीमा संघ है। तो आप लोग इसे नोट्स करेंगे। बच्चों के इस पंचायत का नाम क्या है? भीमा संघ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग नोट्स करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बताया जा रहा है, बच्चों ने बड़े से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोग ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था। उसमें मछलियाँ भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुआंों और तालाबों में भी पानी रहता था। ठीक है, जैसे कि बड़े से वो पूछ रहे हैं तो बड़े ने जवाब दिए। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है, भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे देखेंगे तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थर से भरी थी। उसमें पानी कहाँ से भरता? उसकी दीवारों में भी दरार थी। फिर पानी कैसे टिकता? आसपास न कोई पौधा था न घास, फिर वो कैसे हरियाली रहती? तो बच्चों ने क्या किया, देखिए आगे बताया जा रहा है यहाँ पे। बच्चों ने गांव के बड़े से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया है, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रखरखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। कौन सा योजना बनाई? ठीक है, देखते हैं कौन सा योजना बनाती है ये। टंकी एक पहाड़ी पर थी। कहाँ पे थी? पहाड़ी पे। टंकी में ठहरने के बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी की साफ़ किया। ठीक है, फिर उसकी दीवार की दरारें को भर कर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों की पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढाल पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया कि उन सब ने बारिश का इंतज़ार। कौन? भीमा संघ के बच्चों ने। बारिश आई और टंकी की पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ भी छोड़ी। बच्चों वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली न चुरा सके और पेड़ पौधे न तोड़े। ठीक है, उसके बाद
उन्होंने मेहनत का फल मिला। 2-3 साल में टंकी फिर पानी से तालाब तालाब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। ठीक है, आसपास के इलाका भी घास और पेड़ पौधे भी हरा हो गया। हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों भी पानी भरने लगा। भीमा संघ इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी गांव को नहीं छोड़ना पड़ता है। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों, भीमा संघ ने। ठीक है, वे बच्चों तो अब बड़े हो गए, पर भीमा संघ आज भी है। आज भी इन नए नए बच्चों जुड़ते हैं और काम करते हैं। बच्चों की टोली को भीमा संघ कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यह भी है कि आप लोग नोट्स करते चलेंगे। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। ठीक है, सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों की उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर में से लिखित मंजूरी लेना पड़ी। ठीक है, देखिए बच्चों को, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। इसकी कटाई छटाई के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी लिख लीजिए, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए, आपको काम देगा आगे चल करके। क्या तुम जानते हो? चलिए, क्या जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है। कौन सा पेड़? जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रेगिस्तानी ओक देख करके सीधा राजस्थान का ऑप्शन लगाते हैं, जो कि वो गलत होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियाँ बहुत ही कम होती है। ठीक है, पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ जमीन के कितनी गहरी जाती होगी। सोचो, यदि ऐसा 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दी जाए, उस लंबाई की जमीन में गहरी जाती है। इस पेड़ की जड़ जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यह पानी के पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग की यह बात जानते हैं कि कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। कहाँ के? तो राजस्थान लगा देते हैं ना, गलती कर देते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। और वहाँ के स्थानीय लोग, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के स्थानीय लोग इस पेड़ के तने में पतले पाइप डालकर पानी निकालकर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी देख लीजिए, कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने का अवसर देना चाहिए शिक्षक को। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए एक शिक्षक को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बच्चे लोग पार्टियां मना रहे हैं। ठीक है, खा रहे हैं एक दूसरे के लंच बॉक्स को एक साथ बैठ करके। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट्स करेंगे, बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। असम में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो ये बच्चे बांस से बना रस्सी के पुल, मतलब रस्सी से बंधा हुआ पुल को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं, पार करके। ठीक है, ए फॉर असम, बी फॉर बांस, पार करके जाते हैं। असम में बिहू त्यौहार बहुत फेमस है, जो कि यहाँ पे बताया गया है बिहू के बारे में। तो चलिए हम कुछ जान लेते हैं बिहू के बारे में। यहाँ पे ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं,
यह है भेला घर। ठीक है, भेला घर किसी को बोलते हैं, एक झोपड़ी की तरह ही है देखने को। असम में भेला घर इसे बोलते हैं। कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। सुनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातों करते करते बांस से भेला घर बनाने लगी। जो भेला घर जो बनता है किस चीज़ से बनता है, तो बांस से। क्वेश्चन आया हुआ है बार बार, आप लोग उसे नोट्स करते चलेंगे। बांस से भेला घर बनाने लगी, सभी मिलजुल कर बिहू की तैयारी की बात कर रही है। ठीक है, इनकी बातचीत। सोनमोनी जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनकर तैयार करना है। तनवीर, आज तो पूरे गांव के लोग रात एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरेका जो है, देख लीजिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन ये बन रहा है कि आज के रात पूरे गांव के लोग एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरेका जो है, भेला घर के एक दिन पहले के दिन को क्या बोला जाता है, तो ये उड़ेका, यहाँ पे लिखा हुआ है उड़ेका कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में है कि फातिमा, भोज की तैयारी शुरू हो गई। सोनमोनी, हाँ हाँ, सभी परिवार ने पैसे मिलाकर बोरा चावल मछली सब्जी आदि का इंतजाम किया। ठीक है, उन्हें मेंजी के लिए लकड़ी का इंतजाम भी किया। हड़िया और भदिया ने पैसे तो नहीं दिए, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। ये जो व्यक्ति जो है, हड़िया और भदिया ने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन यह बनता है कि बोड़ा क्या है, तो बोड़ा जो एक खाने का किस्म है, वो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे ही बताया जा रहा होगा। यहाँ पे बताया गया है, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया गया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे, शाम को भी चाय और पिट्ठा भी देंगे। नोट्स करते चलिएगा, नोट्स तैयार करते ही चलिएगा आप लोग। कि यहाँ पे बताया जा रहा है, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। 14 या 15 जनवरी को हम लोग जानते हैं, 14 या 15 जनवरी को ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है, असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को देख लीजिए, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, पहले दिन को उरुका कहते हैं। ठीक है, इस दिन अस्थाई सोड छप्पर बनाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं, और सामूहिक भोज आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावल के एक किस्म है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, क्या एक जो किस्म है बोरा, असम में खाए जाने वाले चावलों का एक किस्म है, जो पकने के बाद वो चिपचिपे हो जाते हैं। अभी हम बताए हुए थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट्स करेंगे अपने नोट्स पेड पे, कि असम में ज़्यादातर औरत ने पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। ठीक है, और ये जो त्यौहार मनाया जाता है, तो इस त्यौहार में ढोल बजाने लगा। ठीक है, सभी मस्ती से झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर ज़मीन पर बैठ जाए, उन्होंने केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। ठीक है, सबने हंसते गाते और बातें करते मिलकर खाना भी
खाया, सभी रात भर भेला घर में ही रहे। नोट्स बनाते चलेंगे। बच्चों के हक, मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना खाए मतलब बिना कुछ खाए ही चले आते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते हैं, इसलिए मिड डे मील का शुरुआत किया गया। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। मिड डे मील एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने नोट्स पैड पे लिखें। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ सभी कोई मिल करके बैठ करके खाना बनाते हैं और खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो हम लंगर कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सभी कोई तैयार कर रहे हैं। सभी कोई अपने अपने काम में बिजी है, कोई कुछ बनाने में तो कोई कुछ और बनाने में। देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे बताया है गुरुद्वारे में लंगर के कुछ चित्र जो कि हम आप लोगों को दिखा दिए। पाठ 22 में दिया गया है दुनिया मेरे घर में। चलिए देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है। दुनिया मेरे घर में कहने का मतलब यह है, जो टीवी जो है, अगर हम बाहर कहीं नहीं जाते हैं तो टीवी के द्वारा हम दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए बताया गया है कि दुनिया मेरे घर में है। कुछ उदाहरण जो होता है, जो हमारे परिवार के समाज में समानता होती है, इन सभी बातों पर गहरा असर होता है। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके विचारों को कक्षा कक्ष में चर्चा करवाई जा सकती है, ताकि वो समझ सके, जान सके, परख सके। यह भी समझ लीजिए, थोड़ा सा नोट्स कर लीजिएगा या नहीं कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा। कुछ बच्चों के अनुभव ऋतु की तरह हो सकती है। ऋतु नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऋतु की तरह हो सकती है। कक्षा में इन चर्चाओं होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। ठीक है। इनका धीरज भी बढ़ेगा और शिक्षक के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। ज़रूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की जा सकती है। अगर स्कूल में बच्चों के सलाहकार यानी काउंसलर हो तो उनकी मदद भी ली जा सकती है, ताकि वास्तविक दुनिया से वो बच्चे जुड़ सके। इसलिए बच्चों को बात को स्वीकार करें, समझे। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ भी बताया गया है कि यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्य की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहे तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा जरूर करें। इन मुद्दों पर आप समकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत मतलब के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। इस विषय पर बच्चों से पोस्टर अथवा चार्ट बनवाएं और उन पर चर्चा करें कि यह उसके प्रति संवेदनशीलता हो, वास्तविक दुनिया से जुड़े। पाठ 23 में दिया गया है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली के बारे में आज जानेंगे। ये पोचमपल्ली है क्या और ये कहाँ पे है, तो आइए। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, मुख्तारपुर गांव में रहने वाले वानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों के ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा, अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। कहाँ पे? मुख्तारपुर गांव में।
मुख्तारपुर गांव में ये होती है। यह गांव कहाँ पे है तो देख लेते हैं कहाँ पे है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। पहले था पोचमपल्ली कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब नए वाले बुक में बताया जा रहा है कि उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। ठीक है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए इसे बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली कहाँ स्थित है तो यह तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब ये तेलंगाना में है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ नोट्स करते चलेंगे। बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाए कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह से अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने के लिए कहे, ताकि वो मोटिवेट हो सके, खोजने के में प्रोत्साहन ले सके, उनको अच्छा लगे। जैसे कि यह सदृश दिखाया जा रहा है, पोचमपल्ली का ही है। यहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक है, देखते चलिए। ये रंग बिरंगे शॉल बनाए जा रहे हैं चरखा पे। ठीक है, मशीन से बहुत तरह तरह का है। पोचमपल्ली साड़ी बनाने का एक तरीका है। ठीक है। क्वेश्चन यह आएगा कि कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके में नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। कहाँ का है तो ये पोचमपल्ली का, जो कि यह तेलंगाना में है। नोट्स कीजिएगा अपने नोट्स बुक में। ऐसे परंपरागत व्यवसाय में भी कई औजार और कलाएं का इस्तेमाल होता है। इस बात पर जोर डालें कि अक्सर एक चीज़ बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बांटा हुआ होता है, तब जाकर काम सफल हो पाए। एक नोट्स और तैयार करेंगे। पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाके में कुछ खास चीज़ बनाई जाती है। इन चीज़ों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कल्लू की शॉल, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग, असम के सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। यह बहुत सारे फेमस हो। आइए चलते हैं पार्ट 24 में, पूरे देश की बात। महत्वपूर्ण जानकारियाँ यह नोट्स करेंगे कि मलयालम में चिटप्पन पिता के छोटे भाई को कहते हैं। ठीक है। कुंजम्मा पिता के छोटे भाई के पत्नी को यानी अर्थात चाची को कहते हैं। कुंज अम्मा, कुंज अम्मा मतलब चाची, और चिटप्पन मतलब चाचा। ची फॉर चिटप्पन मतलब चाचा। एक क्वेश्चन और नोट्स कीजिएगा कि रेत की पहाड़ भी दिखाई दिए, फिर नीचे ज़मीन दिखाई देनी बंद हो गई। संता बोली, इन्हें रेत का टीला कहते हैं। इन्हें रेत का टीला बोलते हैं जहाँ पे बालू ही बालू दिखाई देता है, उन्हें रेत का टीला कहा जाता है। अबू धाबी की बात हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। चिटिप्पन जो कहते हैं, ज़मीन के नीचे पानी भी नहीं है। शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहाँ रेत ज़मीन के नीचे तेल होता है, इसलिए वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। कहाँ? अबू धाबी में। अबू धाबी में खाली रेत ही रेत होता है, इसलिए वहाँ पानी नहीं मिलता, पेट्रोल आसानी से मिल जाता है।
एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट्स करेंगे अपने नोट्स बुक में कि अबू धाबी में खिड़की खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाहर बहुत ही गर्मी होती है, ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशन चलते रहते हैं। गर्मी की वजह से वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं। कहाँ के लोग? अबू धाबी के लोग। ये अबू धाबी का एक दृश्य दिखाया जा रहा है। ये अबू धाबी है, ठीक है। यहाँ पे आसानी से पेट्रोल मिल जाता है लेकिन पानी नहीं। इस नोट को देखें और बताएं कितने का है। 5, 10, कितना का है? 10 का है। 100, 500, 25 चटपटी पहेलियाँ। चटपटी पहेलियाँ। चलिए थोड़ा चटपटी पहेलियाँ के बारे में जान ले। कूटी जाती है, पीसी जाती है, भोजन तीखा खूब बनाती है। खाने में जो ज़्यादा डल गई तो फिर मुंह से निकल ली सीसी। आँख नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ सबको नानी। सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये मिर्ची है। क्या चीज़ है? मिर्ची। कूटी जाती पीसी जाती, खाने में पीला रंग लाती, तेल में मुझे मिलाकर दादी, चोट लगे तो झट से लगाती। क्या बात है। सबकी चोट को ठीक कराती, इसलिए मैं सबको भाती। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये हल्दी जी है, ठीक है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीकी पीसी या दरदरी। मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में ही डाली जाती। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये है हमारे क्या? गोल मिर्च। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, बूढ़ा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये जो है क्या है? जीरा है। हरे रंग जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये सौंफ है। काली जैसे दिखती हूँ, पर मैं एक काली हूँ। चॉकलेटी भरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ। जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो ये लौंग है, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को ये सेशन? अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करेंगे हमें शेयर करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके। चलिए एक यह भी है। मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ। मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। वहाँ मैं तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाते देखता हूँ। गरम गरम मसाला कई मसालों का पिसा पाउडर, जैसे जीरा, इलायची छोटी बड़ी दोनों हो सकता है, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज़पत्ता के
और सेंट है, ये सब का मिलावट है गरम मसाला का पाउडर। पार्ट 26 है फौजी वहीदा। देख लीजिए फौजी वहीदा है, ये कहाँ के रहने वाली है, आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे जैसे कि यहाँ पे बताया गया हुआ है। क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म है। ये भारतीय नौसेना में क्या है, डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, जिसने भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। क्वेश्चन आया था, बार बार पूछा जाता है सीटेट में कि वहीदा प्रिज्म कहाँ के रहने वाली है, तो यहाँ बता रही है वहीदा, मैं थरमंडी नामक बहुत छोटे से गांव से हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला में है। थरमंडी जो गांव है ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में थरमंडी गांव है। ठीक है, वहीदा प्रिज्म कहाँ के निवासी थे, ये थनमंडी के निवासी थे और थनमंडी राजौरी ज़िला में होता है, पड़ता है। और ये जो किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। वहीदा प्रिज्म कहाँ के निवासी थे, तो ये थानमंडी के निवासी जो राजौरी ज़िले में पड़ता है और यह जम्मू कश्मीर में, इसका राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। वहीदा भारत में नौसेना में डॉक्टर थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और नोट करेंगे कि जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। कौन बनी, तो फौजी वहीदा प्रिज्म ये पहली महिला परेड कमांड का महिला अध्यक्ष बनी। वहीदा जब परेड होती है तब पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। कितने, 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। ठीक है, निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं और देखते हैं। जैसे भी परेड होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त को, तो उसमें 36 निर्देश देने होते हैं ज़ोर ज़ोर से, चिल्ला चिल्ला कर। लास्ट पार्ट है 27 कोशिश हुई कामयाब, लास्ट है। नोट्स बनाते चलते होंगे, उम्मीद है कि सभी ने नोट्स बना रहे होंगे हमारे वीडियो से। एक क्वेश्चन यह भी नोट करेंगे, लद्दाख के स्किप्टोपुल गांव के सभी बच्चों ऐसे ही स्कूल पहुंचते हैं, किससे, स्किप्टोपुल के द्वारा। ठीक ना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एनसीईआरटी पीडीएफ के साथ। अगर किसी को पीडीएफ लेना हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, या एनसीईआरटी का नोट्स लेना चाह रहे हैं तो हमने नोट्स तैयार करके रखा हूँ। अगर किसी को लेना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा सेशन तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।